मैं डॉक्टर धनंजय जादव, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, डीएवी पीजी कॉलेज सिवान। मैं आज पॉलिटिकल साइंस पीजी 4th सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में जानकारी दूंगा। पिछले क्लास में हम लोगों ने यूएनओ के ऑर्गन, जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में जानकारी हासिल किया था। आज हम लोग देखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। उसके बारे में आज हम लोग जानकारी हासिल करेंगे। न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है वो यूएनओ का प्रमुख कानूनी संस्था है। यूएन चार्टर 92 में इसका प्रावधान किया गया है और इसकी स्थापना 3 अप्रैल 1946 को हुई थी। इसका मुख्यालय जो है वो हेग में है और इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं। ये 15 न्यायाधीश जो होते हैं इनका चुनाव महासभा सुरक्षा परिषद के अनुशंसा के आधार पर करती है और ये 9 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। इसमें जो न्यायाधीश बनने की योग्यता का प्रावधान रखा गया है उसमें केवल ये कहा गया है कि ये उच्च नैतिक चरित्र के व्यक्ति होने चाहिए और अपने देश के जो प्रमुख कानूनी संस्था है, जो प्रमुख न्यायालय है, उस न्यायालय में जज बनने की योग्यता इनके पास रहनी चाहिए। तो ऐसे ही व्यक्ति जो हैं वो न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जज नियुक्त किए जाते हैं। भारत के भी बहुत सारे जो न्यायाधीश हैं वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में काम कर चुके हैं। नागेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में अध्यक्ष के रूप में काम कर चुके हैं। इसके अलावे आर.एस. पाठक हैं, दलवीर भंडारी हैं, इन्होंने भी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में अपनी सेवाएं दी हैं। अब हम लोग ये भी देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय अगर कोई कार्रवाई करती है, सुनवाई करती है, तो उसके लिए गणपूर्ति जो है वो 9 सदस्यों की है। यानी 15 जजेज जो हैं उनमें 9 सदस्य अगर किसी मामले की सुनवाई करने के लिए कम से कम बैठते हैं तभी उस मामले की सुनवाई हो पाएगी और किसी भी मामले का जो निर्णय होता है वो जजों के बहुमत द्वारा किया जाता है। कभी ऐसी भी स्थिति आ सकती है कि पक्ष और विपक्ष पर जजों का जो निर्णय हो, मत हो, वो बराबर हो, तो वैसी स्थिति में उस मामले का जो सभापतित्व कर रहे हैं व्यक्ति वो निर्णायक मत देते हैं। आम तौर पर वो सारे जो बेंच गठित होते हैं उनका अध्यक्षता जो सदस्य चुने जाते हैं, सदस्य जो अध्यक्ष चुन लिए जाते हैं 3 साल के लिए, वही करते हैं। तो यानी किसी मामले पर पक्ष और विपक्ष में बराबर मत अगर आते हैं तो निर्णायक मत देने का अधिकार सभापति को है। अब हम लोग ये भी देखते हैं कि ये कौन से मामले देख सकता है। तो सबसे पहले ये बात है कि कोई व्यक्ति इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में किसी व्यक्तिगत मामले को लेकर के नहीं जा सकता है। इसमें वही मामले जाते हैं जो इसके सदस्य देशों का है। यूएनओ के 193 सदस्य देश हैं और सदस्य देश यानी कोई राष्ट्र जो है वो अपने मामले को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ले जा सकता है। वैसे तो कहा गया है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का केवल कानूनी मामले से कंसर्न होगा, किसी भी पॉलिटिकल मामले से इसका कोई कंसर्न नहीं होगा। यह 3 प्रकार के मामले को देखता है। ऐच्छिक क्षेत्राधिकार में ये किसी भी सदस्य देश द्वारा उसके पास जो मामला लाया जाता है उसकी सुनवाई करता है। अनिवार्य क्षेत्राधिकार के तहत ये अंतर्राष्ट्रीय संधि से संबंधित कोई प्रोविज़न हो या यूएनओ के द्वारा, सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा कोई मामले पर इससे कोई राय लिया गया तो वो परामर्शी क्षेत्राधिकार के रूप में भी ये देखता है। यूएनओ के अन्य जो ऑर्गन्स हैं या उसके जो अभिकरण हैं वो भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से किसी अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायिक मामला है, कानूनी मुद्दा है, उस पर उसका राय प्राप्त मांग सकते हैं
लेकिन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो राय देगा उस राय को मानने के लिए यूएनओ का कोई ऑर्गन बाध्य नहीं है। यानी यह 3 प्रकार के मामलों को देखता है। एक जो है वो ऐच्छिक क्षेत्राधिकार के तहत मामले को देखता है, दूसरा जो है अनिवार्य क्षेत्राधिकार के तहत ये अंतर्राष्ट्रीय संधि से संबंधित मामलों को देखता है, और परामर्शी क्षेत्राधिकार के तहत जो है यूएनओ या उसके अभिकरण द्वारा मांगे गए किसी प्रश्न पर यह अपना निर्णय देता है। एक बात यहाँ ध्यान देने वाली ये भी है कि मैंने कहा कि राजनीतिक मामलों से इसका कोई लेना देना नहीं है, केवल इसको कानूनी पहलुओं पर विचार करना है और निर्णय देना है। लेकिन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने जो भी निर्णय दिए हैं, अगर उन निर्णयों का हम लोग अवलोकन करें तो इसमें राजनीतिक रूप से भी इसकी संलिप्तता जाहिर होती है। खास करके चाहे वो कश्मीर का मुद्दा हो, चाहे सुएज नहर का मुद्दा हो, उसमें कहीं न कहीं बड़ी शक्तियों के प्रभाव में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस निर्णय देते रहा है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के निर्णयों को लागू कराने की शक्ति जो है वो सिक्योरिटी काउंसिल को है, और सिक्योरिटी काउंसिल में 5 जो महाशक्तियां हैं उनको वीटो पावर है। तो वीटो पावर वाले देशों के मामले में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कोई कारगर कदम कार्रवाई नहीं उठा सकता है, ऐसा देखने को मिला है। लेकिन हम लोग ये भी नहीं कह सकते हैं कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का कोई रिलेवेंस नहीं है, उसकी कोई उपयोगिता नहीं है। हाँ, हम ये बात ज़रूर स्वीकार करते हैं कि ये पूरी तरह से अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पाया है, लेकिन बहुत सारे ऐसे अंतर्राष्ट्रीय विवाद हैं, तनाव हैं, जिन्हें युद्ध में परिणत होने से रोकने में ये सहायक साबित हुआ है। तो इसकी सार्थकता इसी बात में है कि ये अंतर्राष्ट्रीय तनाव, अंतर्राष्ट्रीय जो मनमुटाव है, उसको युद्ध के रूप में परिणत होने से बहुत हद तक रोकने में कामयाब हुआ है। तो आज हम लोगों ने इतना ही जाना कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की संरचना क्या है, उसके सदस्यों की संख्या क्या है और इसके क्षेत्राधिकार क्या हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।